नमस्कार, मैं वासुदेव ताते, केंद्रीय जैविक खेती प्रशिक्षक। पूरे देश में जैविक खेती का एक परचम लहरा रही है। उसमें से भी एक मुख्य काम जो है क्षेत्र में वह है पोषण वाटिका। पोषण वाटिका में हम सब सर्वप्रथम कोई भी एक ज़मीन को ले लेते हैं, जिसको आज के ज़माने में, पहले के भी ज़माने में लोग कहते थे खेती और बाड़ी। बंधुओं, खेती की विषय तो सभी लोग कर ही रहे हैं, जिसमें अनाज बाकी सारी चीज़ें होती है, किंतु बाड़ी का जो विषय होता है उस बाड़ी के विषय में अभी तक किसी ने ध्यान नहीं देता ही नहीं, और जिसका परिणाम स्वरूप आज देश में जो जितनी सारी बीमारियों का विषय आ रहा है, कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड है। तो मेरा एक विषय रहेगा आप सभी बंधुओं के बीच में कि हम शुद्ध रूप से जो बाड़ी की कल्पना करते हैं, उस बाड़ी में एक विषय आता है पोषण वाटिका। उस पोषण वाटिका में हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं, आइए उस विषय पर थोड़ी सी हम सब जानकारी प्राप्त करें। पोषण वाटिका शुद्ध रूप से बहुत बड़ा एरिया नहीं होता है, 2-4 डिसमिल में अपना काम निपट जाता है। सबसे पहले क्या करते हैं, हम ज़मीन को समतलीकरण करते हैं। ज़मीन को समतलीकरण करने के पश्चात हम उसकी घेराबंदी करते हैं, फिर उसका बंडिंग करते हैं, मेड़बंदी करते हैं, ताकि खेत के पानी खेत में रहे। हमारा संकल्प भी ये है कि हर हाथ को काम और हर खेत को पानी। तो खेत के पानी को खेत में रखना, इसलिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले बंडिंग करते हैं, मेड़बंदी करते हैं, फिर उसकी एक छोटी छोटी क्यारी बनाते हैं, जिसमें कि हम विभिन्न प्रकार के साग सब्जियों को उगाने का हम प्रोसेस करते हैं। फिर क्यारी बनने के बाद अलग से एक प्लानिंग करते हैं, योजना बनाते हैं कि किस क्यारी में कौन सा सब्जी हम सब उगाएं। तो सर्वप्रथम अगर हम सब समझें कि एक अगर पोषण वाटिका हो, तो उसमें हमारे दैनंदिन जो सब्जी लगना चाहिए, वो दैनंदिन सब्जी में कौन कौन सी साग सब्जी हमें होनी चाहिए, ताकि हमारी पोषण शुद्ध, सात्विक और अच्छा भोजन मिले। तो इसलिए आप देखेंगे कि हर क्यारियों में हम सबसे पहले हर सीजन में होने वाले एक साग लगाते हैं, जिसमें लाल साग, पालक साग, दुनिया जितने सारे साग का उपयोग अपने अपने क्षेत्र व्यवस्था के अनुसार करते हैं। वो लगाने के बाद जब दूसरी क्यारी की बात है, उसमें हम सब्जी की बात करते हैं। तो सब्जी में है टमाटर है, बैगन है, और सारी चीज़ें सब्जी के रूप में हम काम लेते हैं। एक दूसरी क्यारी में हम सब सब्जी वाला काम कर लेते हैं। उसके बाद हम तीसरी क्यारी कल्पना करते हैं। उसमें क्या करते हैं कि हम लतर वाली सब्जी को लगाते हैं, जिसमें से आप सब जानते होंगे बाली होता है, लतर होता है, उसमें से लौकी आता है, कोहड़ा आता है, करेला आता है, खीरा आता है। इस तरह का जितने सारे एक लतर वाली सब्जी होता है, उसका एक आइटम करते हैं। चौथी में हम एक कंदीय फसल बोलते हैं। उसको कंदीय फसल कहने का मतलब है कि हम सब जानते हैं बंधुओं कि अपन अगर पोषण वाटिका का कल्पना करते हैं और कम जमीन पे अगर काम करना हो, तो हम 3 टायर सिस्टम का प्लानिंग करते हैं। 3 टायर सिस्टम कहने का मतलब है कि ठीक जमीन के ऊपर साग सब्जी हो, जमीन के लगभग 10 से 15 फीट के ऊपर में फलदार पौधे हो, और फिर जमीन के नीचे जो भी प्लानिंग करते हैं उसको कहते हैं कंदीय फसल। इसमें से गाजर है, मूली है, सलजम है, आलू है, अदरक है, हल्दी है, आदि आदि जितने सारे ज़मीन के अंदर उगने वाले हैं, उसको हम कंदीय फसल कहते हैं। तो ये 4 हमारा एक सेटअप हो गया। 5वां में जो हमारा एक छोटा जो वो रहता है क्यारी, उसको हम एक मदर बेड का संकल्पना देते हैं, मदर बेड का प्रारूप देते हैं। मदर बेड कहने का मतलब है कि जितने सारे साग सब्जी हम सब तैयारी करते हैं, उसके पूर्व जो बीज से तैयार किया जाता है साग सब्जी है, उसको पहले हम मदर बेड में 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन दे करके उसको तैयारी करते हैं। उसके बाद जा कर के हम खेत में लगाने का प्रोसेस करते हैं। और अंतिम जो एक क्यारी बनता है, उसमें शुद्ध रूप से एक जैविक वर्मी बेड जिसको बोलते हैं, जब वर्मी बेड का एक सेटअप बनाते हैं। एक साइड में वर्मी बेड का सेटअप होता है, दूसरे साइड में एक औषधि वाटिका होता है, जिसमें जितने प्रकार के हम देसी औषधि का उपयोग करते हैं, साग, सर्दी हो गया, जुकाम हो गया, खांसी हो गया, इसे जितने सारे साग सब्जी का उपयोग करते हैं, जितने सारे ये घास का उपयोग करते हैं, सारी चीज़ को क्या करते हैं, एक औषधा वाटिका बना करके उसमें करते हैं। और वर्मी बेड के लिए अलग से एक सेटअप देते हैं, ताकि उस पोषण वाटिका में जितने सारे वर्मी खाद हो सकता है, जैविक खाद हो सकता है, उस जैविक खाद से जितने सारे सेटअप होता है पूरे के कंपोस्ट में, यानी कि पूरे पोषण वाटिका में उसी वर्मी को, यानी कि जैविक खाद के प्रयोग से जो भी खाद निकलता है, उसी पोषण वाटिका का हम उपयोग करते हैं। तो इस तरह के पूरे एक सेटअप बनता है। अंत में हम क्या करते हैं, जो पोषण वाटिका होता है, उस पोषण वाटिका के दोनों किनारे पे, जिधर डाउन है, दोनों किनारों को हम क्या करते हैं, 3x4 का एक गड्ढा करते हैं।
जिसमें कि मान लीजिए गलती से पानी अगर बहुत ज़्यादा होने की वजह से पानी नीचे आकर जम जाता है, तो हमारा पानी का जो स्टोरेज होगा उस पोषण वाटिका एरिया में, वो क्या होगा, उसी गड्ढे में होगा, ताकि पानी आया तो वो गड्ढे में जम जाए, बाहर नहीं निकले। इसके लिए क्या करते हैं, जिधर डाउन होता है उधर एक प्लास्टिक बैकअप दे करके उसको पानी को हम स्टोरेज करते हैं। तो वही पानी क्या होता है, जब बारिश नहीं होती है तो वो क्या होता है, सीपेज होता है और हमारे साग सब्जियों का हर समय शुद्ध और अच्छा फलदार ऐसे बनाए रखता है, ताकि उसमें किसी प्रकार के गंदगी नहीं होता, किसी प्रकार का कीड़े नहीं लगता, किसी प्रकार का जला नहीं होता है। मैंने कहने का मतलब है कि पूरे एक पोषण वाटिका हरा भरा रहता है। किसकी वजह से, तो ये पानी की वजह से। तो इस तरह एक सेटअप हम बनाते हैं पोषण वाटिका में। फिर हम कोशिश करते हैं कि ये जो बीज की कड़ी है उसमें हम पानी कहाँ से लाएंगे, तो इसके लिए एक छोटा सा नाला बनाते हैं, ताकि हर क्यारियों की समय समय पर उसको पानी मिल सके। और हम कोशिश करते हैं कि जो दोनों किनारे हैं पोषण वाटिका का, उस दोनों किनारे में हम एक 2 प्रकार के पौधे लगाते हैं। एक तरफ अगर मान लो तो जितनी प्रकार के हमारे इस वातावरण में फलदार पौधे होते हैं, जो जैसे आम हो गया, पपीता हो गया, तो इस तरह के जितने सारे फलदार पौधे होते हैं, एक तरफ में फलदार पौधे लगाते हैं और दूसरे तरफ हम कोशिश करते हैं 2-4 ऐसे पौधे हैं जो फर्नीचर का काम करते हैं, जैसे टेबल चेयर बनाना हो तो उस तरह का दोनों तरफ मान लो उसको लगाएं। अब कोशिश करते हैं पूरब और पश्चिम की, तो पोषण वाटिका में जिधर पूरब की दिशा होती है, जहाँ सूर्य की रोशनी जिधर आती है, उसे हम कोशिश करते हैं कि 1 से 1.5 फीट का छोटे छोटे पौधे लगाते हैं। इसकी वजह यही रहता है, बड़ा पौधा इसलिए हम नहीं लगाते हैं कि ताकि सूर्य का रोशनी डायरेक्ट हमारे जो पोषण वाटिका एरिया है, जो ज़मीन है, उसको विटामिन डी हर समय मिलता रहे, सूर्य का प्रकाश मिलते रहे। तभी क्या होगा, पत्ते जो होता है हरा भरा। हम सबको पता है कि पत्तों का हरा भरा होना का मतलब है कि उसमें सूर्य का प्रकाश होना अति आवश्यक है। तो इसलिए क्या करते हैं, उसे छोटे पौधे लगाते हैं। हो सकता है फूल का पौधा हो सकता है आपका शो प्लांट का पौधा हो सकता है। तो इस तरह का अगर छोटे पौधे लगाएंगे तो पूरे सूर्य का रोशनी जो होना आपके उस पोषण वाटिका के जमीन को कवर करता है। और जितने सारे विटामिन A to Z जितने सारे विटामिन होते हैं, सभी साग सब्जियों में वो मदद करने में उनका सहयोग है। बंधु, पोषण वाटिका कहने का मतलब है कि जिसमें हमको शुद्ध रूप से पोषक तत्व प्राप्त होता है। हम जैसे कहते हैं ना भाई, हम अगर पोषण वाटिका लगाए हैं, क्यों लगाएं, तो इसका मतलब होता है, पोषण वाटिका का मतलब ये होगा कि हमको 1 जून में कम से कम हमारे जो थाली होता है ना, उस थाली में 5 प्रकार कलर का सब्जी होना चाहिए। जैसे सफ़ेद है, पीला है, ग्रीन है, सप्तरंग है, इस तरह का 7 प्रकार के, यानी कि 5 प्रकार के उस थाली में हमारा एक पोषक तत्व मिले। उसमें साग के रूप में है, सब्जी के रूप में है, चटनी के रूप में है, सलाद के रूप में, और पीला के रूप में है हमारा दाल, जिसमें कि हमको कैल्शियम प्राप्त होता है। तो इस तरह का जहाँ भी चीज़ें हमें मिल रहा है उसको हम पोषण वाटिका की संज्ञा देते हैं। एक दूसरा क्या है, अगर पोषण वाटिका की संज्ञा देखें तो हम शुद्ध रूप से जैविक खेती खाद से तैयार किया हुआ साग सब्जी को ही हम पोषण वाटिका कहते हैं, और छोटे एरिया में। बाकी हम सब अभी के भ्रम में क्या हो गया है कि बहुत बड़े हमारे 1 एकड़ 2 एकड़ में क्या होने का जैविक खेती जरूर कर रहा है लोग, किंतु वो हमारा पोषण वाटिका नहीं है, क्योंकि जैविक खेती सिर्फ व्यवसाय के लिए है। और पोषण वाटिका हमारे परिवार में जितने लोग रहते हैं उनका शुद्ध रूप से भोजन, शुद्ध रूप से साग सब्जी का प्राप्त हो। हमें किसी शहर का और रासायनिक का भोजन हमारे घर पे ना आए, साग सब्जी घर पे नहीं आए, इसकी सबसे बड़ी एक कल्पना है पोषण वाटिका। बंधुओं, हम सबको पता है कि हमारे भारतवर्ष में 4 ऋतुएं आती है, और 4 ऋतुओं के बारे में भी पता है। तो जिस ऋतु में जिस प्रकार की साग सब्जी अनाज फल फ्रूट होना चाहिए, उस ऋतु में अगर हमारे सीजन में, हमारे इस वातावरण में, हमारे इस अनुकूल प्रतिकूल को ध्यान में रखते हुए अगर हम किसी भी फसल का साग सब्जी वगैरह करते हैं, अनाज करते हैं, तो मुझे जैसे मान लीजिए बरसात के ऋतु में, तो बरसात में कौन कौन से साग सब्जी होता है, ये डिपेंड करता है आपके क्षेत्र के अनुसार। अगर आपने क्षेत्र के अनुसार अगर आपने साग सब्जी लगाया है, ऋतु के अनुसार लगाया है, तो आपको बेनिफिट होगा। इसलिए उसमें रबी फसल, खरीफ फसल इत्यादि जितने सारे फसल होता है हर सीजन में, वो फसलें हम सबको उसी सीजन में प्राप्त होना चाहिए, जिसको हम ऋतु के अनुसार उसको बांट देते हैं। ये खेती 2 प्रकार की होती है। तो एक खेती आपका रासायनिक खेती जिसको आप करते आ रहे हैं, और दूसरा प्रकार क्या होता है वो जैविक खेती, जिसको हम प्राकृतिक खेती कहते हैं। हम सबको पता है कि अगर किसी व्यक्ति के शरीर में किसी प्रकार की अगर बीमारी हो जाती है, तो हम तत्काल ठीक होने के लिए क्या करते हैं, हम जाते हैं एलोपैथिक दुकान के यहाँ, गए 2-3 टेबलेट ले गए और आए, फिर खाए, ठीक हो गए।
वही बीमारी को ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, अगर एलोपैथिक में जाते हैं तो आयुर्वेदिक के यहाँ जाते हैं। वो आयुर्वेदिक भी उसी बीमारी का दवा देता है, खाते हैं कि ठीक करता है। किंतु बंधुओं ध्यान में रखना होगा, अगर हमें एलोपैथी की चर्चा करते हैं तो एक टेबलेट का जो क्या होता है, जब भी हम खाते हैं तो एक टेबलेट का समय सीमा होता है ठीक करने के लिए। वो पेन किलर है, आपकी बीमारी को ठीक नहीं कर सकता, तो वो 18 मिनट का समय लेता है। 18 मिनट में आपके बॉडी में जितनी प्रकार के पेन है वो ठीक करता है। जैविक खेती पर अगर जाएं और आयुर्वेदिक पे जाएं तो 18 दिन में वो ठीक करता है। ठीक तो दोनों होता है, किंतु उसकी अवधि अलग अलग होती है। एलोपैथिक में 18 मिनट में ठीक होगा और आयुर्वेदिक में 18 दिन में ठीक होगा। किंतु जो 18 मिनट में ठीक होता है बॉडी को, वो आपका कंटिन्यू वो बीमारी रहेगा, कभी भी जीवन में समाप्त नहीं होगा। किंतु ये जो 18 दिन में तैयार हो जाता है, 18 दिन में जो आपकी बीमारी समाप्त होती है, जीवन कभी भी बीमारी नहीं आएगी। दोनों में यही अंतर है। रासायनिक खेती का जो भी साग सब्जी खाएं उसका क्या हमारे शरीर में इफेक्ट होगा, और जैविक खेती का साग सब्जी खाएं उसके जीवन में हमारे क्या इफेक्ट होगा। हम दोनों को यही अंतर समझना चाहिए और इसी आधार से हम सबको चलना चाहिए। ऑर्गेनिक खेती तो एक ब्रह्मास्त्र है। आज अगर हम खड़े हैं, आज अगर आप एक दूसरे के साथ हमसे बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं, एक दूसरे की सारी बातें समझना अगर चाहते हैं, तो कहीं न कहीं ऑर्गेनिक से तैयार हुआ साग सब्जी अनाज खाते हैं, तब जाके आज हमारे शरीर में हर वक्त हमारे चेहरे में 12 बजे रहता है। इसका एक ही उद्देश्य है, एक ही परिणाम है कि हमारे ऑर्गेनिक फार्मिंग का जितनी भी साग सब्जी खाते हैं उससे हमारे शरीर को हर समय तंदुरुस्त बनाए रखता है। दूसरी तरफ अगर कहा मान लीजिए कि रासायनिक से तैयार किया अगर साग सब्जी खाते हैं तो कम समय के लिए होता है, तो कम समय में क्या होगा, खाया जरूर पेट भरा, लेकिन उसका कम समय में जो होना चाहिए, जो परिणाम होना चाहिए वो कम समय के लिए है। और जैविक खेती का जो साग सब्जी वो ज़्यादा समय तक, लंबी अवधि तक टिकने वाला ये विषय है। इसलिए दोनों को ध्यान में रखना चाहिए। बंधुओं, हम सबको पता है कि किसी भी चीज़ का अगर हम ज़मीनी स्तर से उसको ठीक ठाक करना चाहते हैं, जानना चाहेंगे, तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा है एक अनुभव। हम सबको पता है कि किसी भी गुण का, किसी भी विषय की अगर हम सबको जानकारी प्राप्त करना हो तो 2 विषय सबसे बड़ा अच्छा विषय आता है, एक शिक्षित और दूसरा सच्चार। शिक्षित तो हम किताबी कीड़े से पढ़ लिख करके हम तैयार हो जाते हैं, लेकिन सच्चार नहीं होते हैं। सच्चार के लिए क्या करना पड़ता है, उसके लिए एक अनुभव होता है। आज आपके सामने हमने जो भी इस विषय को हमें बताया है, कहीं ना कहीं इसके पीछे इसका अनुभव था। आज हम यहाँ बैठ करके करें, इसका मतलब ऐसा नहीं कि हम आए और बैठ कर आपको जानकारी दे रहे हैं। इसका मतलब यही है कि आज इस विषय में लगभग 34 वर्ष का एक अनुभव, बिल्कुल सुदूर गांव में जाकर के इसका एक अनुभव प्राप्त हुआ। बिल्कुल प्रैक्टिकल काम हुआ, जिसमें खेती के साथ, ज़मीनी के साथ, मिट्टी के साथ, गोबर गौमूत्र के साथ इसका एक शुद्ध रूप से एक अनुभव हुआ कि हमें ये करने से ये परिणाम होता है, रासायनिक करने से ये परिणाम। दोनों का जब संतुलन हमने बना करके चला तो देखा कि बिल्कुल हमको 99% जो है ना जैविक खेती पर ये विशेष अच्छा आया, और आज पूरे देश को जैविक खेती का एक मार्गदर्शन दे रहा है। इसलिए कहता भी है कि अगर हमें इस जीवन में जीना हो, रासायनिक मुक्त खेती बनाना होगा और विष मुक्त भोजन करना होगा। इसी से हमारा जीवन शैली जो है ना अच्छा रहेगा, और ये अंतिम सत्य है। बंधु, गौमूत्र खेती के लिए डायरेक्ट हम सब कहीं इस्तेमाल करते नहीं, इसके लिए कई सारे विधान है। अब मान लो जो हमें खाली गौमूत्र भी मिला है तो इसके लिए कहीं ना कहीं विषय आता है, गोबर के साथ गौमूत्र आना ही आना है। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि गोबर मिला तो गौमूत्र के साथ मिला करके, जैसे वो कोई भी होता है, कुछ दवा बनाना हो, कुछ विटामिन बनाना हो, इसमें से 3 बातें हैं। 3 बातें क्या है, अगर हम सब खेत के लिए तैयार करना चाहते हैं तो शुद्ध रूप से जैविक खेती और जो वर्मी कंपोस्ट होता है उसके लिए, और उस साग सब्जी की विटामिन के लिए अगर कहें तो गोबर गौमूत्र होना बहुत ही जरूरी है। गोबर और गौमूत्र का समावेश से आज जितने सारे विटामिन होने चाहिए वो साग सब्जी में वो प्राप्त होता है। इसलिए गोबर के साथ गौमूत्र मिलना बहुत जरूरी है। खाली गौमूत्र आप उसका उपयोग नहीं कर सकते। हाँ, कोई एक विशेष व्यवस्था होती है जिसके बारे में आप शुद्ध रूप से गोबर के साथ गौमूत्र का अलग करके सिर्फ गौमूत्र का ही आप प्रयोग करते हैं। मान लीजिए किसी पौधे में फंगस लग गया है, कोई साग सब्जी किसी में है, तो वो शुद्ध रूप से आप गौमूत्र का छिड़काव कर सकते हैं। एक दूसरा क्या है कि मान लीजिए आपके शरीर में भी किसी प्रकार की जिसको कहते हैं चमड़े का रोग हो जाता है, स्किन डिजीज वगैरह हो जाता है, तो क्या करते हैं हम उसको हर सुबह 2 ml जो है ना शुद्ध काली गाय की देसी काली गाय की जो
मूत्र होता है उसको अगर हम 2 ml पीते हैं डेली सुबह 7 दिन तक, तो आपके स्किन में हमारा ये चैलेंज है कि किसी प्रकार की वो स्किन डिजीज, फोड़े फुंसे नहीं। ये गौमूत्र का कमाल। बंधु, मैं आपसे ये विदा लेना चाहता हूँ। तो मैं वासुदेव तांते और जैविक खेती के पूरे देश का आज जो परचम लहरा रहा है, जो भी विषय आज हम सब जानने को, सुनने को, समझ में आ रहा है, कहीं ना कहीं इसका एक अनुभव हुआ है और इसी अनुभव के साथ आपके साथ हमने शेयर किया है। तब तक के लिए मुझे धन्यवाद दीजिए। नमस्कार, जय श्री राम।